Hello, good afternoon, everyone. Here I am sharing your textbook. So that you can the students. Hello, is it audible to everyone? क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? I hope it is clear to everyone. I'm giving you a few minutes so all of you can join as possible as soon. Till then, just read or remember whatever we have studied in previous lectures of this chapter. Okay. ओके मैं तब तक आपको एक रिवाइज करवा देती हूँ कि अब तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या देखा. इन which we have studied the medieval period of India. In this chapter we are going to study about this. First of all, we see that history of world can be divided into three broad periods, which is ancient, medieval and modern. In India, medieval period is started from 88th century to 18th century, which is divided into two parts. First one is early medieval period and the second one is later medieval period. Early medieval period is like between 8th to 13th century and later medieval period is from 13th to 18th century. जो अर्ली मेडिवल पीरियड है उसमें जो पावर स्ट्रगल है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ किंगडम्स उसके बारे में ज़्यादा कंसंट्रेशन किया गया है. जो राजपूत किंगडम्स थे नॉर्थ के वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट थे जबकि साउथ में चोला किंगडम. फिर हमने देखा कि लेटर मेडिवल पीरियड जो है वो ज़्यादातर मुस्लिम इन्वेजन के ऊपर फोकस करता है, जिसमें टर्की, अफगान, मुगल्स, ये जो मुस्लिम पावरफुल डायनेस्टीज थी इनके बारे में स्टडी किया जाता है, जिसकी वजह से इस्लामिक कल्चर के साथ इंडिया इन्फ्लुएंस में आया और इसी वजह से नया जो कल्चर है इंडो इस्लामिक कल्चर उसका राइज हुआ. फिर 15th सेंचुरी के एंड तक जो यूरोपियंस थे वो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिए आते गए. फर्स्ट यूरोपियन वाज पोर्टुगीज एंड देन उसको फॉलो करते करते डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच जो यूरोपियंस थे वो आते गए. फिर मिड 17 तक फ्रेंच और हेलो, क्या किसी को नहीं दिखाई दे रही है स्क्रीन? हेलो. जो 18th सेंचुरी के आसपास, मिड 18th सेंचुरी के आसपास जो इंग्लैंड थे उन्होंने इंग्लिश थे उन्होंने फ्रेंच को ओवरकम कर दिया. ओके, आई थिंक एवरीवन कैन सी दिस. और फिर उसकी से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है. फिर हमने इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल नॉलेज देखा कि जियोग्राफिकल नॉलेज होना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसीलिए हमने कार्टोग्राफी और मेडिवल पीरियड के बारे में देखा कि जो मैप मेकिंग की जो स्किल है उसे कार्टोग्राफी कहते हैं. और इससे इंट्रोड्यूस इंडिया में करवाया अरब और यूरोपियन ने, क्योंकि इंडिया की कुछ चीज़ें थी जो काफ़ी फेमस थी उसकी वजह से और एक्सपांसन जो किंगडम थे उसके एक्सपांसन की वजह से मैप होना काफ़ी ज़रूरी हो गया, क्योंकि सब लोग कंट्रीज़ जो थे अलग अलग कंट्री वो ट्रैवल कर रहे थे और उस पर इन्वेजन कर रहे थे. इसी वजह से मैप जो होना था वो ज़रूरी हो गया. इसलिए कार्टोग्राफी का जो कार्टोग्राफी जो थी वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई. और फिर उसके बाद हमने अल अदरीसी का मैप देखा. फर्स्ट पेज पे जो वर्ल्ड का मैप था वो देखा. उसके अकॉर्डिंग अल अदरीसी के अकॉर्डिंग जो
भी मैप था उसमें साउथ उसने टॉप पे लिया, सेंट्रल में अरेबिया लिया, वो सब देखा। फिर हमने देखे प्लेसेस नेम कि मेडिवल पीरियड में जो प्लेसेस के नेम थे वो आज काफ़ी मतलब चेंज हो चुके हैं। उसके इंस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि ये प्लेस हुआ करते थे, और हिस्टोरियन को काफ़ी प्रॉब्लम भी होती है वो प्लेस राइट नाउ फाइंड करने में, क्योंकि टाइम के साथ साथ वो प्लेस के नेम भी चेंज होते हैं, और जो इंस्क्रिप्शन है उनसे काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन भी मिलती है। उसमें से हमने कुछ स्कॉलर्स की बुक्स के थ्रू भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसमें से दो के बारे में हमने पढ़ा था। फर्स्ट वन इज़ अल-बिरूनी एंड द सेकेंड वन इज़ इब्न बतूता। अल-बिरूनी संस्कृत में मास्टर थे, और वो थे सेंट्रल एशिया के स्कॉलर जिनकी जो बुक थी किताब अल हिंद, जिन्होंने काफ़ी सारी संस्कृत बुक को अरेबिक में कन्वर्ट भी किया है, तो उससे भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर इब्न बतूता की बुक थी रिहला, उससे भी हमें वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर कीपिंग रिकॉर्ड्स, जो मेडिवल पीरियड थे उसमें लार्ज स्केल पे जो कल्चरल एक्टिविटीज़ थी या फिर काफ़ी सारे क्राफ्ट्स वगैरह थे वो बनाए जाते थे, तो इसके भी रिकॉर्ड रखे जाते थे। ज़्यादातर रिकॉर्ड थे लैंड रेवेन्यू के, या फिर किसी के नाम पे लैंड जो की गई हो, या किसी को लैंड ग्रांट की गई हो। कुछ रिलीजियस लिटरेचर हुआ करते थे, तो कुछ सेक्युलर लिटरेचर हुआ करते थे। उसके बारे में जो ज़्यादातर प्रशस्ति हुआ करती थी, जिसका एक एक्सेप्शन है कल्हाना का राज तरंगिनी जो है वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है, जो संस्कृत में लिखी गई है 12th सेंचुरी में। सो बेसिकली ये जो कल्हाना की है वो काफ़ी मतलब ट्रू है, क्योंकि जो भी प्रशस्ति होती है वो तो जो भी किंग होते हैं वो अपनी विक्ट्री को प्रेज करने के लिए लिखवाते हैं, जबकि कल्हाना जो है कल्हाना की राज तरंगिनी वो ट्रूथ है, क्योंकि उसने काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शन फैक्ट चेक करने के बाद वो लिखी है। फिर हमने देखा कि ग्रोथ ऑफ न्यू लैंग्वेज, जो नई नई लैंग्वेज के टाइम के साथ मतलब रीजनल लैंग्वेज जो आती गई उसके बारे में देखा। फॉर एग्जांपल तेलंगाना की तेलंगिनी, कर्नाटक में कन्नड़ी, सिंध की सिंधी, ये सारी लैंग्वेज। फिर हमने देखा हिस्टोरियन की प्रॉब्लम, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हुआ करते थे उस वक्त के वो मैन्युस्क्रिप्ट हुआ करते थे, तो इस वजह से भी हिस्टोरियंस को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग की वजह से या फिर जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स थे वो हमें नहीं मिल पाते थे। तो कई बार ये जो स्क्राइब यानी कि ये जो रिकॉर्ड रखने वाले इंसान होते थे वो अपने थॉट के हिसाब से हमारे अपने थॉट के हिसाब से वो लिख देते थे, फिर दूसरे की अपनी लैंग्वेज में लिख देते थे, और कई बार ऐसी लैंग्वेज भी यूज़ की जाती थी जो आज यूज़ में नहीं होती। तो इस वजह से भी हिस्टोरियन को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, और कुछ टर्म्स ऐसी थी जिसके टाइम बाय टाइम मीनिंग जो है वो चेंज होते जाते थे। तो ये भी प्रॉब्लम एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे उसके एग्जाम्पल लिए, फर्स्ट वन इज़ मलेच्छा एंड द सेकेंड वन इज़ हिंदुस्तान, कि जैसे टाइम चेंज होता गया इन दोनों टर्म्स के मीनिंग जो है वो चेंज होते गए। फिर हमने देखा न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप, जैसे जैसे मिडेवियल पीरियड में नए नए सोशल ग्रुप इमर्ज होते गए, उनको पॉलिटिकली और कास्ट वाइज एक्सेप्ट करते गए। जैसे कोई पॉलिटिकल ग्रुप था राजपूताना, उसको फिर कास्ट में आ गया, क्षत्रिय राजपूत बन गए। बिल्कुल ऐसे ही जट, हरियाणा के जट, और पंजाब में सिख, जैसे इस तरह कुछ ऐसे पॉलिटिकल ग्रुप थे वो धीरे धीरे आते गए। फिर हमने देखा जातीज, जैसे जैसे नए नए प्रोफेशन आते गए वैसे वैसे सब कास्ट को जाति भी नई नई बनती गई, जिसके अपने अपने खुद के रूल हुआ करते थे। और उसका एक एग्जांपल की भी लिया था हमने कयस्थास करके, जो क्या करते थे, स्क्राइब्स थे। स्क्राइब्स यानी कि रिकॉर्ड रखने वाले थे। अब आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं इंटरेक्शन विद फॉरेनर्स। हेलो, इज इट ऑडिबल टू एवरीवन? ये मैंने जो आपको अभी बताया वो अब तक हमने जो पढ़ा वो था। अब हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करते हैं इंटरेक्शन विथ फॉरेनर्स। जो इंडिया है उसकी काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बोला था कि इंडिया के स्पाइसेस हैं, इंडिगोज है, ये सारी चीज़ें पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस थी। तो मिडेवियल पीरियड था, इसीलिए उस वक्त काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेशन हुए। जैसे मैंने आपको बोला था कि सेंट्रल एशिया से
मिडल जो मुग़ल थे या फिर टर्किश थे, अफ़गान थे, उनका इन्वेशन हुआ, क्योंकि ये सारी ज़रूरतें या फिर और दूसरी ये चीज़ कि इंडिया इतना वेल्दी कंट्री था, तो ये सब उन्हें यहाँ पे खींच लाई। तो इसी वजह से इंडिया का फॉरेनर के साथ काफ़ी इंटरेक्शन हुआ। दैट मीन्स सिर्फ ऐसा नहीं था कि हमारी चीज़ें वहाँ जाती थी, उनकी भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम खरीदते थे, जो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आई, इंट्रोड्यूस हुई। और कुछ ऐसे फॉरेन इन्वेशन हुए कि जो यहीं पे सेटल हो गए, मतलब आए थे ट्रेडिंग करने के लिए और यहीं पे सेटल हो गए, तो वो अपने साथ साथ अपना कल्चर, अपना रिलीजन, अपनी अपनी जो डायलेक्ट थी, अपनी लैंग्वेज थी, अपना लिटरेचर, वो सब भी अपने साथ लाए। तो इसका भी इम्पैक्ट हुआ इंडिया की जो हिस्ट्री है उसके ऊपर। सो मैनी फॉरेनर ट्रेडर्स सेटल इन द prosperous cities which grew along India's long coastline and northwest border. हेलो, ओके। जो फॉरेन ट्रेडर्स थे वो काफ़ी सारे यहाँ पे आए। कोस्ट लाइन यानी कि हमारे जो काफ़ी कोस्टल एरियाज़ थे उसके साथ, मैंने आपको जब जियोग्राफी वाला पोर्शन बताया तभी बताया था कि काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें होती मतलब वो लोग कोस्टल एरिया को ज़्यादा रिप्रेजेंट करते थे मिडल एरिया से ज़्यादा, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर ट्रेडिंग वहीं से होता था। तो उसके बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। तो फॉरेन जो ट्रेडर्स थे उनकी ज़्यादा इम्पैक्ट भी कोस्टल एरियाज़ पे पड़ी। दे बॉट अलोंग देयर रिलीजियस बिलीफ, सोशल कस्टम्स, क्राफ्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैंने बोला ना, जैसे वो आए तो अपने साथ साथ रिलीजियस बिलीफ लाए, अपना जो रिलीजन था, सोशल कस्टम, अपनी जो भी सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो लाए अपने साथ, अपना क्राफ्ट, अपनी अलग टेक्नोलॉजी जो हुआ करती थी वो, वहाँ के जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हुआ करते थे वो। फॉर इंस्टेंस, इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस टू चाइनीज सेरिकल्चर। चाइनीज सेरिकल्चर यानी कि जो चाइनीज़ थे वो सिल्क बनाते थे। इन फर्स्ट पूरे वर्ल्ड में सिल्क बनाने वाले फर्स्ट चाइनीज़ ही थे। वो सिल्क जो बनाने की थी प्रोडक्शन की मेथड, वो है सेरिकल्चर। सिल्क वॉर्म से वो लोग सिल्क बनाते थे। एंड लीचीज जो कि चाइना से आई, पर्शिया से वाटरविल, टर्क brought plums, peaches, apricots, melons, orange and lemons, and the Portuguese brought potato, tomatoes and chilies। तो ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थे वो ये जो कंट्रीज़ है वहाँ से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए। अब देखते ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। मेडिवियल पीरियड में जो हिंदुइज़्म था उसमें काफ़ी चेंजेस आए। जो नए नए डाइटीज़ वर्शिप होने लगे। फिर जो ट्राइबल्स थे वो भी हिंदुइज़्म में अपने जो फॉरेस्ट, अपनी हिंदू जो भी डाइटीज़ थे उनके ऐड हुए, उनके आइडियाज़ ऐड हुए हिंदुइज़्म में। तो काफ़ी चेंजेस आए। और दूसरा उस वक्त क्या था कि जो भी किंग थे उनका एक इम्पोर्टेंट वर्क ये भी हुआ करता था कि वो कितने गॉड और गॉडेस के लिए टेम्पल वगैरह बनाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हुआ करती थी उस वक्त कि वो जो भी डाइटीज़, जो भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, जो भी देवता में या फिर भगवान में मानते हैं, तो उनके लिए वो ज़्यादातर टेम्पल बनाना, ये सब भी एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी उस वक्त की हुआ करती थी। और साथ ही साथ वो ब्राह्मण्स जो थे, जो कि क्या पढ़ाने का उनका काम हुआ करता था, तो उनको भी एनकरेज करते थे और इसलिए उन्हें काफ़ी पावर भी देते थे, काफ़ी प्रॉपर्टी भी उनको डोनेट करते थे, सो दैट वो काफ़ी ऐसी जो रिलीजियस चीज़ें हैं उसको आगे बढ़ा सके और कास्ट के वाइज रूल और जो भी रिलीजियस के नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है वो बना सके, जिसकी वजह से ब्राह्मणों ने हिंदुइज़्म के काफ़ी रिजिड रूल भी बनाए थे। ये भी एक डिसएडवांटेज हो गया उस वक्त का। ओके, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। Hinduism went through some changes in the medieval period. New deities to be worshipped and absorption of some tribal and forest group into Hindu society brought some tribal ideas of worship into Hinduism. जो हिंदुइज़्म है वो मेडिवल पीरियड में काफ़ी चेंज हुआ, एज आई टोल्ड यू, और नए डाइटीज़ आते गए, वर्शिप होते गए। फिर एब्सॉर्प्शन, ट्राइबल के जो एब्सॉर्प्शन, मैंने जैसे बोला फॉरेस्ट ग्रुप में काफ़ी सारे ट्राइबल्स रहते थे ऐसे आदिवासी, तो उनके जो आइडियाज़ थे वर्शिप करने के वो भी हिंदुइज़्म में ऐड हुए।
फिर बिल्डिंग टेम्पल्स टू देयर गॉड एंड गॉडेस बिकम एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी अमॉन्ग हिंदू रूलर्स। जो हिंदू रूलर्स थे उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो गई थी अपने गॉड और गॉडेस के लिए टेम्पल बनाना। द डायटीज वर्शिप इन दिस टेम्पल्स often represent the qualities that an ideal ruler was expected to have. Rulers also patronized learned Brahmins and granted them tax-free land. तो ये भी एक मतलब बताते थे कि उनका पावर कितना है कि कैसे वो आर्किटेक्चर वाइज टेम्पल बनाते थे। उससे भी पता कि आइडियल रूलर की क्वालिटी है ये क्वालिटी हुआ करती थी। और ब्राह्मण्स को वो मैंने बोला ना वो एनकरेज करते थे और उन्हें काफ़ी टैक्स फ्री लैंड भी प्रोवाइड करते थे। Thus many Brahmins become wealthy and powerful। इसी वजह से काफ़ी सारे ब्राह्मण्स थे जो वेल्दी यानी कि काफ़ी रिच बन गए और पावरफुल भी बन गए क्योंकि उन्हें कुछ पावर्स दिए गए थे। दे यूज देयर पावर टू मेक द कास्ट रूल्स एंड रिलीजियस नॉर्म्स वेरी रिजिड। और इस पावर का उन्होंने इस तरह यूज़ किया कि उन्होंने जो रिलीजियस और कास्ट के रूल थे उनको काफ़ी रिजिड बना दिया। अब इस्लाम इंडिया में जो 7th सेंचुरी के आसपास जो अरब इन्वेजन हुआ मतलब हमारे सेंट्रल एशिया से जो भी इन्वेजन हुआ जो भी किंग्स यहाँ पे आए रूलर्स यहाँ पे आए तो वो यहाँ पे इस्लाम लेके आए। इस्लाम बेसिकली क्या है कि रिजिड मतलब होता है कि किसी एक चीज़ पे अटके रहना। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम काफ़ी कंपिटेबल होना और उसका अपोजिट होता है रिजिड यानी किसी एक चीज़ पे अटक जाना, उसको उसके अलावा और कुछ मानता ही नहीं है, उसको बोलते हैं रिजिड। हेलो ओके। अब इस्लाम जो इस्लाम द रिलीजन ऑफ द मुस्लिम, इस्लाम यानी कि मुस्लिम रिलीजन। नॉर्म्स यानी रूल्स अरोज इन अरेबिया इन प्रॉफिट का मतलब होता है पैगंबर। जैसे इस्लाम कहते हैं ना कि वो मोहम्मद पैगंबर जो पैगंबर होते हैं यानी कि उनकी गॉड का जो मैसेंजर होता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट। ओके। इस्लाम द रिलीजन ऑफ मुस्लिम अरोज इन अरेबिया इन 7th सेंचुरी एडी। इस्लाम का जन्म अरेबिया में 7th सेंचुरी एडी के आसपास हुआ। Islam is centered on the belief in one God, Allah, and the teaching of His last prophet Muhammad. These teachings are contained in the holy book called Quran. इस्लाम जो है वो एक ही भगवान एक ही गॉड में मानता है विच इज़ अल्लाह को मानता है। और उनके जो लास्ट प्रॉफिट यानी कि उनकी बात जो मतलब उनके जो भी मैसेंजर है मोहम्मद पैगंबर जिसको हम बोलते हैं उनकी बातों को मानता है जो किसमें लिखी गई है उनकी होली बुक जो है कुरान। जैसे हमारी हिंदूइज़्म की गीता है भगवत गीता बिल्कुल उनकी वैसे ही कुरान है जिसमें उनके रिलीजियस के रिगार्डिंग कुछ रूल्स लिखे हैं कि किस तरह के आपको वो फॉलो करना है, क्या रेगुलेशन है उनकी, वो सब किस तरीके का उनका रिलीजन धर्म कैसा होना चाहिए वो उनकी बुक में लिखा गया है। आफ्टर प्रॉफिट मोहम्मद्स डेथ अ कलीफ और खलीफा सक्सीडेड हिम एज द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। Later, the community split into two major sects, शिया एंड सुन्नी। मोहम्मद पैगंबर जो थे उनकी डेथ के बाद जो उनको मतलब फॉलो करने वाला जैसे राजा के बाद उनका बेटा होता है बिल्कुल वैसे ही खलीफ और खलीफा आए। खलीफा यानी कि उनके जो मतलब जैसे कहते हैं ना उनके वारिसदार जिसे हम बोलते हैं बिल्कुल वैसे ही उनको रिलीजियस और पॉलिटिकल हेड जो होते हैं मुस्लिम कम्युनिटी उसको बोलते हैं खलीफ और खलीफा। और जनरली क्या था उनके जो दो उनके डेथ के बाद मुस्लिम था वो दो पार्ट में बट गया। फर्स्ट वन इज शिया एंड द सेकंड वन इज सुन्नी। जो शियास थे वो किसे खलीफ मानते थे मोहम्मद पैगंबर जो थे उनका कोई बेटा नहीं था पर हाँ उनकी एक बेटी थी। उनके दामाद जो थे मोहम्मद अली उनको वो उनका सक्सेसर मानते थे मतलब उनका वारिसदार मानते थे। सही उनको ऐसा लगता था कि प्रॉफिट के ट्रू सक्सेसर जो है वो डिवाइन विल यानी कि जो
पवित्र चीज़ें उन्होंने खुद ही चूज़ किया है उनको, क्योंकि वो उनकी डायनेस्टी में जन्मे हैं, तो उनकी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। तो वो शिया जो ऐसा मानते थे कि उनके जो सक्सेसर होने चाहिए वो वही होने चाहिए, तो वो उनके सन इन लॉ अली को मानते थे। जबकि जो सुन्नी थे वो ऐसा मानते थे कि खलीफा जो है वो सबकी, मतलब पूरे जो रिलीजन के लोग हैं उनकी सहमति से इलेक्ट होना चाहिए, उनके थ्रू होना चाहिए। तो इस तरीके से शिया और सुन्नी अलग अलग थॉट वाइज अलग हो चुके थे। सो अपार्ट फ्रॉम कुरान दे फॉलो द सुन्ना। कुरान के अलावा वो सुन्ना को भी मानते थे। सुन्ना यानी कि जो मोहम्मद के वर्ड्स है, जो भी मोहम्मद पैगंबर जो थे उन्होंने जो कहा था उनको फॉलो करते हैं वो, और उन्होंने जो काम किए उसको भी फॉलो करते हैं। इस्लाम वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय अरब ट्रेडर्स। मैंने जैसे बोला ना कि जो सेंट्रल एशिया से जो भी इन्वेजन हुआ उन अरब ट्रेडर्स के थ्रू इस्लाम इंडिया में आया। लेटर मुस्लिम कॉन्करर्स एस्टैब्लिश किंगडम्स इन इंडिया। फिर मुस्लिम कॉन्करर ने यहाँ पे किंगडम एस्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। दे रूल्ड अकॉर्डिंग टू इस्लाम लॉ। वो इस्लाम लॉ के अकॉर्डिंग रूल करते थे। एंड द उलेमा रिसीव देयर पैट्रोनेज। उलेमा यानी कि जो इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट हुआ करते थे उसे वो लोग उलेमा बोलते थे। और जैसे मैंने आपको पहले बोला ना, जो हिंदू रूलर थे वो ब्राह्मण को पैट्रोनाइज करते थे, यानी कि उन्हें एनकरेज करते थे। वैसे ही इस्लाम जो रूलर्स थे वो उलेमा को एनकरेज करते थे, उन्हें पैट्रोनाइज करते थे, ताकि वो जो इस्लामिक लॉ है उन्हें डेवलप कर सके, लोगों तक पहुंचा सके। अमंग द वेरियस स्कूल ऑफ इस्लामिक लॉ दे हैड डेवलप्ड द हनाफी स्कूल बिकम पॉपुलर इन इंडिया। इस्लाम को सिखाने के लिए उन्होंने हनाफी स्कूल इंडिया में स्टार्ट की, जो काफ़ी पॉपुलर हो गई, और जो स्टार्ट की थी टर्किश रूलर्स ने। तो ये था बेसिक ऑफ इस्लाम। और अब देखते हैं फेथ्स बेस्ड ऑन डिवोशन। जो डिवोशन के ऊपर जो भी बिलीव्स है उसके बारे में। फर्स्ट वन इज़ भक्ति मोमेंट। जो मेडिवल पीरियड में भक्ति मोमेंट स्टार्ट हुई। क्या मैंने जैसे आपको बताया ना कि ब्राह्मण्स जो थे उन्हें काफ़ी पावर दे दिया था, तो उनकी वजह से उन्होंने रिलीजन के जो भी नॉर्म्स रूल्स थे उनको रिजिड बना दिया था। तो इनसे ऊपर आने के लिए भक्ति मोमेंट स्टार्ट हुई, जिसमें खासकर ये जो रिजिड रूल्स थे उनको अपोज किया गया। और दूसरा ये कि जो बीच का मीडिएटर हुआ करता था उसके अगेंस्ट जाके डायरेक्ट भगवान को, डायरेक्ट गॉड को पूजना, ये भक्ति मोमेंट का मेन एम था। मतलब इसमें जो मूर्ति पूजा जिसे कहते हैं हम, उसका विरोध किया गया था। Towards the end of the ancient period, around the 7th century AD, several Hindu religious thinkers of South India had begun to challenge Brahmin domination. जो ब्राह्मण का मानना था उनको चैलेंज करने के लिए ये भक्ति मोमेंट स्टार्ट हुई। कब? 7th सेंचुरी में साउथ इंडिया से स्टार्ट हुई, फिर धीरे धीरे वो नॉर्थ इंडिया से लेके पूरे इंडिया में फैल गई। दे स्ट्रेस्ड ऑन भक्ति, पर्सनल डिवोशन टू गॉड विदाउट द हेल्प ऑफ एनी मिडल मैन सच एज प्रीस्ट। किसी प्रीस्ट या किसी मिडल मैन की बिना हेल्प से डायरेक्ट भगवान को ही पूजना, उसको बोलते थे भक्ति मोमेंट। दिस इज कॉल्ड भक्ति मोमेंट। इन नॉर्थ इंडिया इट बिगेन ओनली अराउंड द 13th सेंचुरी। साउथ इंडिया में वो 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी, जबकि नॉर्थ इंडिया तक में 13th सेंचुरी में वो फैल गई। The भक्ति मोमेंट attracted people from all section of society। मतलब ये सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए नहीं था, जैसे ब्राह्मण के लिए हो ऐसा नहीं था, इसमें हर एक सेक्शन के लोग जुड़े थे भक्ति मोमेंट में। और सूफीज़म, फिर सूफीज़म जैसे हिंदुइज़्म में भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई, धीरे धीरे फिर सिख और बुद्धिस्ट रिलीजियस भी इसमें ऐड होते गए, और यही इससे ही इन्फ्लुएंस होके इससे जो इसका इम्पैक्ट मुस्लिम में भी पड़ा और उन्होंने सूफीज़म स्टार्ट किया। From around the 8th century, some Muslims began to be influenced by Hindu, Greek and Buddhist religious idea. This gave rise to faith called Sufism, और इसी से सूफीज़म का जन्म हुआ। सूफी philosophy is basically Islamic.
ये जो है जनरली वो इस्लामिक है। बिसाइड डिवोशन टू वन गॉड इट प्रीचेस ब्रदरहुड अमॉन्ग मैन। सूफीज़म जो है वो ये कहता है कि एक गॉड को एक भगवान को पूजने की जगह वो इंसानियत यानी कि एक दूसरे की मैन टू मैन हेल्प को ज़्यादा प्रमोट करता था। आफ्टर द टर्किश इन्वेजन मैनी सूफी सेंट केम टू इंडिया एंड स्प्रेड देयर फेथ। और टर्किश इन्वेजन जब हुआ उसके बाद काफ़ी सूफी संत इंडिया में आए और अपनी फेथ जो अपना जो बिलीफ था, अपना जो विश्वास था, उसको इंडिया में फॉलो किया। तो ये था हमारा मेडिवल पीरियड ऑफ इंडिया। तो आई होप आप सबको यहाँ पे समझ में आया हो। और मैंने एक बार वैसे भी ये रिपीट कर दिया है, तो एक बार आज का जो सेशन है वो रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आगे का मैंने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में रिवाइज किया, तो अभी इसको एक बार रिवाइज कर देती हूँ तो आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाए। आज हमने देखा इंटरेक्शन विथ फॉरेनर्स, यानी कि काफ़ी फॉरेनर्स जो थे वो कोस्टल एरियाज वाइज यहाँ पे आए तो उनका काफ़ी इम्पैक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है। वो अपने साथ साथ काफ़ी रिलीजियस बिलीफ, सोशल कस्टम्स, क्राफ्ट्स, टेक्नोलॉजीज़ और फ्रूट और वेजिटेबल्स यहाँ पे लाए तक, और काफ़ी सारे उसके एग्जाम्पल भी हमने देखे। फिर हमने देखा ओल्ड और न्यू रिलीजन, जैसे जैसे मेडिवल पीरियड बढ़ता गया वैसे वैसे काफ़ी सारे नए जो आइडियाज़ थे, नए डिवोटीज़ थे वो ऐड होते गए हिंदुइज़्म में। और फिर हिंदू रूलर का एक जो है वो आइडियल रूलर माना जाता था जो गॉड और गॉडेस के टेम्पल बनाते थे। तो और साथ ही साथ वो ऐसे टेम्पल बनाने के साथ जो ब्राह्मण थे उनको भी एनकरेज करते थे ताकि वो हिंदुइज़्म जो है उसके थॉट और उसके रूल्स और रेगुलेशन को आगे बढ़ाए। तो इसका ब्राह्मण्स ने अपने पावर में इस तरह कुछ फ़ायदा उठाया कि उससे जो रूल्स थे, नॉर्म्स थे, उसको रिजिड बना दिया। और इसी वजह से सूफीज़म, इसी वजह से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। फिर हमने इस्लाम के बारे में देखा। इस्लाम जो है वो अरेबिया में 7th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, जो कि एक गॉड यानी कि अल्लाह में बिलीव करता है और अल्लाह के जो प्रॉफिट है मोहम्मद और उसके टीचिंग को फॉलो करता है। फिर उसके मोहम्मद पैगंबर जो थे उनकी डेथ के बाद 2 पार्ट में डिवाइड हो गए, मुस्लिम शिया और सुन्नी में। शिया जो कि मोहम्मद के सन इन लॉ अली को खलीफा मानते हैं और सुन्नी जो कि ये मानते हैं कि वो लोगों के थ्रू इलेक्ट किया हुआ होना चाहिए, लोगों के थ्रू सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। तो ये 2 कस्टम्स हो गए। वो ज़्यादातर कुरान उनकी हॉली बुक है उनको, और फिर मोहम्मद की जो डीड्स है, उन्होंने जो काम किए, उनके जो लॉ हैं उन यानी कि सुन्ना को फॉलो करते हैं। फिर मुस्लिम जो है उसको इंडिया में अरब ट्रेडर्स लाए और धीरे धीरे जब लेटर मेडिवल पीरियड में जो मुस्लिम इन्वेजन हुए तो उन्होंने यहाँ पे किंगडम बनाया अपना। और उन्होंने जो उलेमा जो कि मुस्लिम के लॉ के एक्सपर्ट है उनको फ्रेटर्नाइज किया, ताकि उनको एनकरेज दिया ताकि वो इस्लामिक लॉ को डेवलप कर सके। और यहाँ पे स्कूल बनाई इस्लामिक लॉ को सिखाने के लिए, जो कि हनाफी स्कूल टर्किश के लोगों ने बनाई थी। और फिर हमने भक्ति मूवमेंट देखी जो कि 7th सेंचुरी एडी में साउथ इंडिया से स्टार्ट हुई, फिर 13th सेंचुरी तक नॉर्थ इंडिया और पूरे इंडिया में फैल चुकी थी, जो कि डिवोशन यानी कि भगवान के प्रति अपनी जो भी श्रद्धा होती है उसको डायरेक्ट बिना किसी मिडल मैन की हेल्प से करना, उसको बोलते भक्ति करना, उसे बोलते हैं भक्ति मूवमेंट। जो जिसकी वजह से काफ़ी पूरे इंडिया के ऑल सेक्शन वाइज लोग इससे इम्प्रेस हुए और इसमें जुड़े। फिर इस सब से इम्प्रेस होके, मतलब हिंदू, ग्रीक और बुद्धिस्ट रिलीजियन के आइडिया से इम्प्रेस होके इस्लाम में भी ये भक्ति मोमेंट्स जो कि सूफीज़म स्टार्ट हुआ, जो टर्किश सेंट थे जो इंडिया में बेसिकली यहाँ पे लाए। तो आज तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इसकी एक्सरसाइज वगैरह मैं आज आपको शेयर कर दूँगी। तो अब आपको अगर कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो you can raise your hand. I will try my best to solve that.